एक सवाल अक्सर मन में आता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो पहले कुछ पढ़े लिखे गिने चुने लोगों तक ही सीमित था, वो आखिर पूरे देश का जन आंदोलन कैसे बन गया? तो इसका जवाब एक नाम पर आकर रुकता है, महात्मा गांधी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य को चुनौती नहीं दी, बल्कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसी पद्धति विकसित की जो आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित करती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम इस सफर की शुरुआत करेंगे दक्षिण अफ्रीका से। देखेंगे कि कैसे एक विचार का जन्म हुआ, फिर बात करेंगे विरोध के उस ब्लूप्रिंट की और भारत में उसके परीक्षण की, और फिर देखेंगे कि कैसे उस एक विचार ने पूरे राष्ट्र को संगठित किया और आज भी उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये कहानी भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। एक ऐसा माहौल जहां हर कदम पर नस्लीय भेदभाव था, और यहीं पर अपने अनुभवों से गांधी ने उन औजारों को तराशना शुरू किया जिनसे वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका में गुजरे 2 दशक ये सिर्फ कानूनी लड़ाइयों का दौर नहीं था। इसी दौरान गांधी ने विरोध का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा तरीका खोज निकाला। ये सिर्फ हालात पर एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी योजना की शुरुआत थी। और वो निर्णायक क्षण था, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया जाना। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, नहीं, इसी पल ने उस अपमान को अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़े सार्वजनिक मिशन में बदल दिया। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग लगा दी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांधी ने अपने अनुभवों को सिर्फ यादों में नहीं रखा, उन्होंने इसे एक स्पष्ट दर्शन, एक फिलॉसफी में बदल दिया। बदलाव का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता था। उनकी पूरी रणनीति का केंद्र था सत्याग्रह। देखिए, इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। ये कोई शारीरिक बल नहीं, बल्कि सत्य और नैतिक विश्वास की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो असीम थी। और सत्याग्रह को शक्ति मिलती थी अहिंसा से। अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा न करना या चुप रहना नहीं था, नहीं, ये अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय और नैतिक चुनाव था, एक ताकतवर चुनाव। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गांधी ने हमेशा साफ किया कि उनका सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। उनके लिए निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार था, जो शायद आगे चलकर हिंसा में बदल जाए। लेकिन सत्याग्रह, वो तो नैतिक बल पर आधारित एक सक्रिय रणनीति थी, जिसका मकसद सामने वाले को बदलना था, उसे खत्म करना नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में तैयार हुआ ये ब्लूप्रिंट भारत की जमीन पर कैसे काम आया, चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई कुछ छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अभियानों से। पहली बड़ी सफलता मिली 1917 में बिहार के चंपारण में। यहाँ मामला था नील की खेती करने वाले किसानों का, जिन पर ब्रिटिश बागान मालिक बहुत जुल्म कर रहे थे। गांधी ने उनकी आवाज उठाई और इस मुद्दे ने उन्हें सीधे आम लोगों से जोड़ दिया। और नतीजा, चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन बना। इसने ये दिखा दिया कि कैसे एक संगठित और अहिंसक विरोध बड़े बड़े औपनिवेशिक हितों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। ठीक 1 साल बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा में इस पद्धति का एक और परीक्षण हुआ। इस बार मुद्दा था अकाल से जूझ रहे किसानों का, जिनसे जबरदस्ती भारी कर वसूला जा रहा था। और यहाँ भी सफलता मिली। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और रियायतें देनी पड़ी। खेड़ा की सफलता ने गांधी जी को ग्रामीण गरीबों के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया, और ये साबित हो गया कि उनका तरीका वाकई बहुत कारगर था। तो चंपारण और खेड़ा की इन सफलताओं ने एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। अब वक्त था सत्याग्रह के इस सिद्धांत को पूरे देश में लागू करने का। जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार। उसके बाद गांधी ने अपने पहले अखिल भारतीय अभियान का ऐलान किया। ये था असहयोग आंदोलन। लोगों से अपील की गई कि वो हर ब्रिटिश संस्था का बहिष्कार करें। इस आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। हालांकि चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के बाद इसे रोकना पड़ा, लेकिन तब तक ये आंदोलन असहयोग की ताकत पूरे देश को दिखा चुका था। अगला बड़ा आंदोलन एक ऐसे काम से शुरू हुआ जो आज आधुनिक इतिहास में अवज्ञा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। 240 मील, सोचकर देखिए, 240 मील की पैदल यात्रा दांडी में समुद्र तट तक, सिर्फ नमक बनाने के लिए।
ये देखने में बहुत सरल सा काम था, लेकिन असल में ये ब्रिटिश नमक कानून पर एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चोट थी। बस इस एक प्रतीकात्मक कदम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक लहर पैदा कर दी। लाखों लोग इस संघर्ष से जुड़ गए और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की आज़ादी की लड़ाई की तरफ खिंच गया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का दौर और इसके साथ ही आज़ादी की लड़ाई का अंतिम और सबसे निर्णायक ऐलान, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी का दिया हुआ एक शक्तिशाली मंत्र था, एक संकेत कि ये स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी चरण है, आर या पार की लड़ाई। लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ 1947 में भारत की आज़ादी पर खत्म नहीं होता। इसकी गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दी और आज तक सुनाई दे रही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों, नेल्सन मंडेला हों या आंग सान सू की, गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के कई बड़े आंदोलनों के लिए एक गाइडबुक का काम किया। गांधी का जीवन हमें दिखाता है कि नैतिक विश्वास में, सही बात पर डटे रहने में कितनी जबरदस्त ताकत होती है, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि उनके ये सिद्धांत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं।